गर्भवती की इच्छा। रीमा की सुबह की शुरुआत भी लात घोंसों से ही होती। जिस दिन भी रोहित रीमा से पहले जाग जाता, समझो उस दिन तो कयामत आ जाती। सुबह 5 बजे से पहले यदि रीमा ने बिस्तर नहीं छोड़ा तो रोहित क्रोध से भरे थप्पड़ उसके गाल पर जड़ देता। यह तो रीमा का सुबह का नाश्ता होता। और अगर सोकर उठते ही जल्दी से काम में ना लगी तो लातों से भी उसका स्वागत करता। और इतने के बाद अगर एक आंसू भी दिख जाए तो समझो उस दिन तो रीमा को खाना भी नसीब नहीं होता था। रीमा ने भी मन में ठान लिया था कि अपने माँ बाप की इकलौती संतान, पिता की लाडली और माँ की दुलारी होते हुए भी वह घर में ब्याह कर आई है तो जिंदा तो नहीं निकलेगी, भले ही उसे मौत क्यों ना आ जाए। क्योंकि रीमा के पिताजी दिल के मरीज थे और माँ अस्थमा पेशेंट थी। रीमा की असल जिंदगी के बारे में उन्हें कुछ भी पता नहीं था। वह लोग तो समझते थे कि रीमा बहुत ही संपन्न और अच्छे घर में ब्याही गई है। अपना दुखड़ा सुनाकर अपने माता पिता को जीते जी नहीं मारना चाहती थी, इसलिए उसने हर परिस्थिति का मुकाबला स्वयं करने की ठान ली थी। वैसे तो शादी के पहले रोहित रीमा से 1-2 बार ही मिला था, लेकिन उसका व्यक्तित्व इतना प्रभावी था कि रीमा और उसके माता पिता प्रभावित हुए बिना नहीं रह सके और रोहित की चिकनी चुपड़ी बातों में आ गए। रोहित ने शादी से पहले रीमा के पिता का इलाज करवाया था और उसकी माँ को भी शहर के बड़े डॉक्टर के पास ले जाकर इलाज करवाया था। उसका स्वभाव इतना सरल था कि रीमा ने भी भावनाओं में बहकर रोहित से शादी करने का मन बना लिया, क्योंकि रोहित ने रीमा से वादा किया था कि वह उसका और उसके माता पिता का एक अच्छे बेटे की तरह देखभाल करेगा। उसे क्या पता था कि रोहित और उसे हंसते खेलते उसकी सासू माँ नहीं देख पाएगी। जिस दिन ही रीमा शादी करके अपने ससुराल आई, उसी दिन से रोहित की माँ को लगने लगा था कि अब तो रोहित रीमा का ही होकर रह जाएगा और उसकी तो एक नहीं सुनेगा। इसलिए उसने उसी दिन से मन में ठान लिया था कि वह दोनों को अलग करके ही रहेगी और धीरे धीरे रीमा के खिलाफ रोहित के मन में जहर भरने लगी। जैसे ही रोहित दिन भर काम करके घर आता, सबसे पहले उसकी माँ उसे प्यार से पानी देती, कुछ खाने को देती और कहती, देख रहा है, तेरी पत्नी को तो तेरी चिंता ही नहीं है, महारानी आराम फरमा रही है। जबकि रीमा उस समय घर के काम कर रही होती थी या फिर किसी काम से उसे बाहर भेज दिया जाता था और रोहित को अपनी बातों में ऐसे उलझा कर रखती थी कि वह सच्चाई के बारे में जान ही ना पाए। अब रोज रोज की शिकायत सुन सुनकर रोहित को भी रीमा से नफरत होने लगी और वह भी रीमा के प्रति हमेशा किसी न किसी बात को लेकर गुस्सा होता रहता। लेकिन रीमा पलटकर जवाब इसलिए नहीं देती थी कि उसके जवाब देने से कहीं रोहित उसकी शिकायत उसके मम्मी पापा से ना कर दे। अगर ऐसा हुआ तो उसके मम्मी पापा तो जीते जी मर जाएंगे। समय का पहिया घूमता रहा और एक दिन रीमा को उल्टियाँ होने लगी और हाथ पैर सुस्त होने लगे, लेकिन उसकी किस्मत में लेटना या आराम करना कहाँ लिखा था। उसकी सासू माँ तो समझ गई थी कि रीमा की तरफ से खुशखबरी है, लेकिन वो उसे ज़्यादा महत्व नहीं देना चाहती थी और उसे खेत में काम करने के लिए यह कहकर भेज दिया कि यह सब तो बहाना है, चुपके से उल्टा सीधा कुछ खा लिया होगा, इसलिए उल्टियाँ हो रही हैं। आज दिन भर कुछ नहीं खाएगी तो सब ठीक हो जाएगा और एक गिलास नींबू पानी बनाकर पीने के लिए कहकर उसे खेत में भेज दिया। रीमा अब खेत में जाकर काम करने लगी। काम करते करते वह वहीं बेहोश हो गई। उसके पास के खेत में काम करने वाली महिलाओं ने देखा तो उन्होंने मदद के लिए आवाज़ लगाई। कुछ पड़ोसी लोग आए और उसे पास के ही अस्पताल में एडमिट कर दिया गया और उसके घर वालों को सूचना दे दी। रीमा की सास माथा पीटते रोते गाते वहां पहुंची और कहने लगी, हाय भगवान, यह मेरी प्यारी बहू को क्या हो गया? अरे इसने तो मुझे सुबह से कुछ बताया ही नहीं और मेरे मना करने पर भी खेत पर काम करने चली गई। रीमा बेटा आंखें खोलो, तुम्हें कुछ नहीं होगा बेटा, हम तुम्हारा बड़े अस्पताल में ले जाकर इलाज करवाएंगे। ऐसा कहते हुए कभी अपने माथे को पीटती तो कभी अपने सिर को पीटती। सभी लोग कहते, कितनी अच्छी सास है, बेटी से भी ज़्यादा अपनी बहू से प्यार करती है।
रोहित को भी किसी ने बताया कि रीमा बेहोश हो गई है, तो वह भी दौड़ता भागता अस्पताल पहुंचा। वहां जाकर देखा तो नज़ारा तो कुछ और ही था। माँ अपने माथे और सिर को पीट पीट कर रो रही थी, भगवान से बहू को ठीक होने की प्रार्थना कर रही थी। और रीमा बेहोश पड़ी थी, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, वह कुछ भी नहीं बोल पा रही है। रोहित को आश्चर्य हुआ, माँ ने ही तो सुबह रीमा को डांट फटकार कर खेत में काम करने के लिए भेजा था, फिर अभी ऐसा नाटक क्यों? फिर भी उसने उस समय अपनी माँ से कुछ भी कहना ठीक नहीं समझा और सीधे रीमा के पास जाकर उसके हाथ पैर छूने लगा। वह भी अंदर से पूरी तरह डर गया था कि कहीं रीमा को कुछ हो तो नहीं जाएगा, क्योंकि इतने दिनों तक साथ रहने से वह भी रीमा से धीरे धीरे प्यार करने लगा था। लेकिन माँ के भड़काने से वह मजबूर हो जाता था रीमा पर हाथ उठाने के लिए। रोहित की माँ ने जब देखा कि रोहित तो सच में रीमा के लिए परेशान हो रहा है और प्यार से उसके हाथ पैरों की मालिश कर रहा है, तो उसे फिर से रीमा से नफरत होने लगी। उसने रोहित को अपने पास बुलाया और पानी का बोतल खरीद कर लाने को कह दिया, ताकि वह रीमा के पास ज़्यादा देर तक ना रह सके। रोहित दौड़ कर गया और पानी लेकर आ गया। उसी समय रीमा को भी होश आ गया। डॉक्टर ने चेक करके बताया कि रीमा माँ बनने वाली है, तो रोहित की तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। रोहित रीमा के पास गया और उसी समय उसके गालों और हाथों को चूमने लगा और उसके चेहरे पर बिखरे हुए बालों को संभालते हुए प्यार भरी निगाहों से उसे एकटक देखता रहा। रोहित का ऐसा करना उसकी माँ को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन लोगों को दिखाने के लिए वह भी अपने बहू के पास गई और बोली, देखो बहू, अब तुमको ज़्यादा काम करने की ज़रूरत नहीं है। अब जिद करके कोई काम नहीं करोगी, क्योंकि हमारे वंश का चिराग आने वाला है। अब तुम्हें उसका पूरा पूरा ध्यान रखना होगा। बहू ने हाँ में सर हिलाया और हल्की सी मुस्कान के साथ रोहित को इशारे से उठाने के लिए कहा। रोहित ने बड़े प्यार से उसका हाथ अपने हाथों में लिया और सिर पर एक हाथ का सहारा देते हुए उसे बैठाया। अंदर ही अंदर तो जल भुन रही थी रीमा की सास, लेकिन इतने लोगों के बीच में कुछ नहीं कह सकी। डॉक्टर ने रीमा की सेहत का ख्याल रखने के लिए रोहित को सख्त हिदायत दी कि उसके खान पान का विशेष ध्यान रखें और उसे आराम की भी ज़रूरत है। रोहित ने डॉक्टर से वादा किया कि वह रीमा का विशेष ध्यान रखेगा। रोहित की माँ घर पहुँचते ही फिर से अपने असली रूप में आ गई और बहू को ताना देने लगी कि मेरे बेटे का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए यह सब नाटक किया था तूने। रीमा तो कुछ नहीं बोली, लेकिन रोहित ने कहा, यह आप क्या कह रही हैं? मैंने और आपने खुद देखा कि रीमा कितनी कमज़ोर हो गई है और उसके हाथ पैर कैसे ठंडे पड़ गए थे। माँ ने कहा, बेटा तुम नहीं जानते, ऐसी लड़कियाँ बहुत कामचोर होती हैं, काम से बचने के लिए ऐसे नाटक करती रहती हैं। मैं भी माँ बनी हूँ, मुझे तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। और ऐसी ऐसी बातें बनाई कि रोहित ने फिर से यह यकीन कर लिया कि रीमा बहाने कर रही है। रीमा के फिर से वही दिन आ गए। पहले की तरह रोहित मारता तो नहीं था, लेकिन जो मन में आए वैसी ही गालियां जरूर दे देता। लेकिन रीमा उसका कोई जवाब नहीं देती थी। रोहित या उसकी माँ जब भी घर से बाहर जाते, तब रीमा को घर में ताला लगाकर रखते, ताकि वह कहीं बाहर नहीं जा सके, क्योंकि उनका वारिस जो उसके पेट में पल रहा था। और रोहित की माँ को डर था कि रीमा कहीं चार लोगों से मिलेगी तो अपने पेट में पल रहे बच्चे की क्रियाकलाप के साथ साथ हमारी बुराई भी ना कर दे, इसलिए वह समाज के डर से रीमा को घर पर ही ताला लगाकर रखती थी। गर्भावस्था के दौरान न जाने रीमा को क्या हो गया था कि उसे समय समय पर अलग अलग चीज़ें खाने का मन करता था, लेकिन उसकी कौन सुनने वाला था। बेचारी मन मसोस कर चुप रह जाती, लेकिन मौका मिलते ही घर पर जो उसकी मनपसंद चीज़ रहती उस पर टूट पड़ती और चुपचाप किसी भी चीज़ को खा लेने के बाद में अपने मन में अफसोस भी करती कि मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ, और वह अपने अतीत में खो जाती। जब कुंवारी थी, माँ बाप की आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी ना होते हुए भी उन्होंने उसकी हर इच्छा की पूर्ति की, लेकिन आज ससुराल में सब कुछ होते हुए भी वह एक एक चीज़ के लिए तरसती है। एक दिन रीमा अपने कमरे में बैठी आंसू बहा रही थी कि उसने देखा रोहित के हाथों में कुछ है। उसने डरते हुए उसकी तरफ देखा तो रोहित उसी के पास आ रहा था। रीमा सहमते हुए उठकर दूर जाने लगी। रोहित ने आंखों से इशारा किया कि वह डरे नहीं, बल्कि वह उसे कुछ देना चाहता है, और अपने हाथों से जलेबियां निकालकर रीमा को खिलाने लगा। रीमा अपने हाथ ना में हिलाते हुए वहां से जाने लगी
तो रोहित ने उसकी कमर में हाथ डालते हुए उसे रोका और कहा, रीमा मुझे माफ़ कर दो, तुम मेरे बच्चे को जन्म देने वाली हो और मैंने तुम्हारे साथ जानवरों की तरह व्यवहार किया। मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ। प्लीज़ रीमा मुझे माफ़ कर दो। रीमा को आश्चर्य हो रहा था कि रोज़ मारने डांटने वाला हैवान आज इतना प्यार करने वाला इंसान कैसे बन गया। उसे उस समय भी डर लग रहा था कि कहीं जलेबी खिलाने के बहाने मारने तो नहीं आया है। रोहित ने बार बार रीमा को जलेबी खाने के लिए कहा तो रीमा ने सिर्फ एक ही जलेबी खाई। उसी समय उसकी सास उसके कमरे में पहुंच गई और रीमा के ऊपर ही चिल्लाने लगी कि चटोरी को बस अच्छी अच्छी चीज़ें खाने को कह दो, काम धाम तो कुछ करना नहीं, और मेरे बेटे को भी न जाने अपने कौन से जादू से गुलाम बना लिया है। और जैसे ही रीमा को मारने के लिए हाथ उठाया कि धड़ाम से फिसलकर वहीं गिर गई। उसके कमर की हड्डी खिसक गई और फ्रैक्चर भी हो गई और वह चलने फिरने लायक नहीं रह गई। उसे शहर के बड़े अस्पताल में भर्ती किया गया। अब वह इधर से उधर करवट भी नहीं ले सकती थी। अब रीमा घर के सारे काम करती और उसे जो खाने की इच्छा होती वह खाती थी। रोहित का व्यवहार भी अब रीमा के लिए काफ़ी बदल गया था। रीमा ने एक दिन उसके इस बदलाव का कारण पूछा तो उसने बताया कि वह डॉक्टर के पास रीमा का सोनोग्राफी रिपोर्ट लेने गया था। उसी समय एक विवाहित जोड़ा वहां आया। उसकी पत्नी भी गर्भवती थी। तब उसने सुना था कि डॉक्टर उसे समझा रहे थे कि गर्भावस्था के दौरान माँ के शरीर में कई प्रकार के हार्मोन निकलते रहते हैं। कभी माँ का कुछ चटपटा तो कभी मीठा तो कभी खट्टा खाने का मन करता है। माँ का कभी हंसने का तो कभी रोने का तो कभी कहीं बाहर घूमने जाने का मन करता है, और यह माँ के ना चाहते हुए भी हार्मोन के कारण सहज ही होता है। डॉक्टर ने यह भी बताया कि डिलीवरी के दौरान माँ का नया जन्म होता है। तब से मुझे यकीन हो गया कि तुम झूठ नहीं बोल रही थी और तुम तो हमारे खानदान को चिराग देने वाली हो, तो तुम्हें भी तो वह हर खुशी मिलनी चाहिए ना जिसकी तुम हकदार हो। तुमने तो पत्नी, बहू और माँ होने का पूरा फर्ज निभाया, लेकिन मैंने बिना सोचे समझे माँ के बहकावे में आकर तुम्हारे साथ जानवरों की तरह व्यवहार किया। रीमा प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। रीमा ने मुस्कुराकर कहा, चलो देर से ही सही, पर आपको अपनी गलती का एहसास तो हुआ, वरना मैंने तो सोच लिया था कि इस बच्चे को जन्म देते ही मैं इस दुनिया को छोड़कर चली जाऊंगी, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि आपके खानदान के वारिस को कुछ भी हो। इसलिए इतना सब सहते हुए मैं अभी तक जिंदा हूँ। रोहित ने कहा, खबरदार रीमा, जो ऐसी गलत बात अपने जुबान से निकाली तो तुम ऐसा सोच कैसे सकती हो। रीमा की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, जब मैं गर्भवती हूँ तब तो आप लोगों ने मेरी कोई इच्छा पूरी नहीं की, तो बच्चे के जन्म देने के बाद तो इस घर में मेरी कोई अहमियत ही नहीं रह जाएगी, क्योंकि आप लोगों को तो आपका वारिस मिल जाएगा, लेकिन मुझे पूछने वाला तो कोई नहीं रह जाएगा। नहीं नहीं रीमा, माँ के बिना एक बच्चा अनाथ की तरह हो जाता है। अनाथ सब सुनते ही रीमा सहम सी गई और कहा, नहीं नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। रीमा की बातें सुनकर रोहित को तसल्ली हुई कि चलो अब रीमा के मन से बुरे विचार तो निकल गए। अब वह अपनी माँ के पास अस्पताल पहुँचा तो माँ बिस्तर पर लेटी कराह रही थी और एक एक करके अपने गुनाहों को याद कर रही थी कि किस तरह उन्होंने एक मासूम पर इतने जुल्म ढाए हैं। रोहित जैसे ही उनके पास गया, उसकी माँ ने अपने गुनाह कबूल किए कि उन्होंने उस निर्दोष पर कितने अत्याचार किए हैं। जैसे उनकी तकलीफ बढ़ती जाती वैसे वैसे उनको अपने गुनाह याद आते। अब रीमा की डिलीवरी का समय आ गया था तो रोहित ने उसे उसके मायके पहुंचा दिया। रीमा खुशी खुशी अपने मायके में रहने लगी। एक दिन रीमा के पेट में अचानक दर्द हुआ तो उसे भी उसी अस्पताल में भर्ती किया गया जहां उसकी सास भर्ती थी, ताकि दोनों का ध्यान रखने में सुविधा हो। डिलीवरी के पहले एक बार रीमा अपने पति को देखना चाहती थी, लेकिन उसकी मां ने उसे अपने पास यह कहकर रोक लिया कि उसे बहुत दर्द हो रहा है और बार बार बेहोश होने का नाटक करने लगी। पर जब पता चला कि पोता हुआ है तो वह खुशी से चहकते हुए बोली, बेटा जाओ जल्दी से बहू के पास और मेरे पोते का पूरा ध्यान रखना। रोहित सोच में पड़ गया कि माँ तो अभी अभी बेहोश थी और तुरंत ही कैसे ठीक हो गई, लेकिन उसने उस समय बात का बतंगड़ बनाना उचित नहीं समझा। वह अपनी पत्नी और बेटे की ओर दौड़ पड़ा। रोहित को ऐसे दौड़कर जाते देख उसकी माँ के मन में फिर से आत्मग्लानि हुई कि क्यों मैंने अपने बेटे को बहू के पास जाने से रोका, और उन्होंने संकल्प किया कि अब वह बहू को और अधिक परेशान नहीं करेंगी।
कुछ दिनों बाद रीमा को अस्पताल से छुट्टी हो गई, लेकिन रोहित की मां को अस्पताल से छुट्टी नहीं मिल रही थी, क्योंकि कमर की हड्डी टूटने के साथ साथ उन्हें ब्लड कैंसर भी हो गया था, जिसके बारे में रोहित या उसकी मां को भी नहीं पता था। अस्पताल में ब्लड रिपोर्ट आने पर पता चला फर्स्ट स्टेज शुरू है, समय रहते इलाज कराने से ठीक भी हो सकता है। अब रोहित की माँ उस एक एक पल को याद करती जिसमें उन्होंने बहू को तकलीफ दिए थे। रीमा ने भी अपनी सासू माँ की सेवा दिल से की, क्योंकि वह बहुत ही दयालु प्रवृत्ति की थी। उससे किसी की तकलीफ देखी नहीं जाती थी। रीमा जितने प्यार से अपनी सासू माँ की सेवा करती, वह उतनी ही गिलानी महसूस करती कि जिस बहू के साथ मैंने इतने अत्याचार किए, वही बहू अपनी माँ से भी अधिक सेवा करती है। वह समझ गई थी कि सच में सभी के अच्छे बुरे कर्मों का हिसाब यही होता है। वही रीमा की सोच थी कि जो भी असहाय या दुखी है उसकी मदद करनी चाहिए, भले ही वह अपने कर्मों से कितना भी गलत हो। स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।